ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो डोमेन कितना होगा, पूरी नंबर लाइन लेगा, कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर जो है बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स इंटीजर है, यानी मॉड ऑफ एक्स डायरेक्टली एक्स के इक्वल हो जाता है, कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यदि आपने मॉड के अंदर पॉजिटिव डाला तो वो उसको एज इट इज बाहर निकालेगा। सिमिलरली अगर आपने इसके अंदर इंटीजर डाला तो ये इंटीजर को एज इट इज बाहर निकाल देगा, यानी ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स इंटीजर है। अच्छा 2 इंटीजर है तो 2 का बॉक्स कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल ही हो जाएगा। 0 इंटीजर है तो 0 का बॉक्स भी 0 के इक्वल, चेंज वेंज नहीं करेगा, इंटीजर है तो एज इट इज बाहर फेंक देगा। -1 इंटीजर है तो -1 का बॉक्स उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, -3/2 इंटीजर नहीं होता है ना, -3/2 इज नॉट इक्वल टू नॉट इंटीजर, तो ये -3/2 का बॉक्स -3/2 नहीं होता, है ना, बात समझ में आ गई। तो y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x जो है ना, इसका डोमेन कितना लेंगे, x बिलोंग्स टू r, और रेंज कितना लेंगे इसका, सारे के सारे इंटीजर्स। अब अगर -3/2 नॉन इंटीजर है, इंटीजर है तो डायरेक्टली उसको बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर नॉन इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे ये जानिए। देखिए नंबर लाइन पे सपोज मुझे ना 5/2 कितना होता है, 2.5 कैसा है, इंटीजर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो आप 2.5, ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। इधर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4, यहां कौन आएगा 2, देन 1, देन 0। अब आप यहां खड़े हैं कहां पे, इस 2.5 पे। अगर आप इस तरफ मूव करते हैं कहां पे, राइट हैंड साइड ऑफ 2.5 कर आप इसके 2.5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद राइट साइड में मूव करते हैं तो 2.5 के बाद इंटीजर कौन आएगा 3, है ना, आउटपुट में मुझे इंटीजर ही लेना। अच्छा 3 से बड़ा इंटीजर 4 है क्या, 3 से बड़ा इंटीजर 4 है, 4 से बड़ा इंटीजर कौन है 5, 5 से बड़ा इंटीजर कौन आएगा 6। लेकिन तो अगर मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगी तो मुझे कोई बड़ा इंटीजर मिलेगा ही नहीं कि मैडम 100 ले लो, 100 बड़ा होता है, तो 101 चिल्लाएगा कि मैं तुमसे भी बड़ा हूं, है ना, 1000 चिल्लाएगा मैं आपसे भी बड़ा हूं, है ना। इसलिए राइट हैंड साइड में मूव करने पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मिलता। तो हम क्या मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, लेफ्ट, उस नंबर को जिसका बॉक्स निकालना है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करिए। अब 2.5 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा 2। अच्छा 2 के बाद कौन आता है 1, फिर 0, फिर -1, तो ये सारे इंटीजर्स तो क्या है 2 से कम है ना, तो 2.5 का बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो जब हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें मिलता ही नहीं, इसलिए उसी नंबर को आप इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में मूव करिए एंड पिक द ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट बिफोर दिस नंबर। 2.5 के जस्ट पहले कितना आएगा 2, वो पिक कर लो। इसी तरह से अगर आपको -3.5 इसका लेना है तो -3.5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, -3.5, इधर कौन आएगा -4, तो -3.5 का बॉक्स कितना आ जाएगा -4, समझ आया। अच्छा 9.7 का निकालना है मुझे, तो 9.7 का कितना आ जाएगा 9, 9.7 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, ठीक है। 2.2 का बॉक्स निकालिए, कितना आ जाएगा 2। अच्छा -2.2 का बॉक्स बोलिए तो -3, है ना। अच्छा -0.1 का बॉक्स बोलिए, अरे नंबर लाइन पे डालिए ना, यहाँ पे कितना आता है 0, यहाँ आता है -1, यहाँ आता है 1, माइनस का 0.1 यहाँ है, तो आप यहाँ खड़े हो जाओ और लेफ्ट मूव करो, सबसे पहला वाला इंटीजर उठा लो तो कितना आएगा -1। अच्छा 0.1 का बॉक्स कितना आता है 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अच्छा 0.11, 0.97, 0.99, इसका मतलब 0 से लेकर के 1 तक जितने भी नंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग 1 उन सबका बॉक्स कितना आएगा 0। 1 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर है एक्सक्लूडिंग 2 उन सबका बॉक्स कितना आएगा 1, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद आपको कहां मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के इक्वल आएगा, आउटपुट में कभी भी जो है नॉन इंटीजर के इक्वल नहीं हो। आउटपुट में बॉक्स ऑफ एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपने आउटपुट में नॉन इंटीजर वैल्यू कभी भी नहीं देगा, इरेशनल वैल्यूज कभी भी नहीं देगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब देखें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, इसमें किसी को कोई डाउट है। अच्छा एक बात बताओ, ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना 2.7, तो इसका बॉक्स कितना आएगा। अच्छा और एक और नंबर होता है पाई, इसका कितना होता है। अच्छा पाई तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 3.14, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं देगा, ये तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू देगा 3।
सो कुल मिलाकर के देखिए इसके आउटपुट में आपको कांस्टेंट नंबर ही आते हैं, ये कहीं पे भी एक्स पे डिपेंड नहीं करते, है ना, क्लियर है। चलिए, तो डोमेन कितना हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज कितना हो गया, इंटीजर्स, है ना। कुछ और चीज मैं आपसे पूछती हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स कितना होना चाहिए, बॉक्स ऑफ एक्स का 2 के इक्वल है। पहले तो आप ये पता लगाएं बॉक्स ऑफ एक्स 2 के इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है बॉक्स ऑफ एक्स 2 के इक्वल। तो फिर आप बताएं एक्स कितना हो सकता है, तो एक्स कितना लेंगे हम लोग, 2 से 3। अच्छा, 2 क्लोज में और, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिखा बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, तो एक्स बोलिए -4, -3 से -2, है ना, और -3 कैसे, और -2 ओपन, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 ओपन में, है ना। अब इसका ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पूरी नंबर लाइन लेगा ये, यहां से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। जब x आपका -3 से -2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा जब x -3 से -2 के बीच में है, तो बोलिए -3। व्हेन x लाइंग फ्रॉम -2 टू -1, तो कितना आएगा -2। जब आपका x -1 से लेकर 0 है, आप ध्यान से देखो किस पे इक्वलिटी लगा रहे हैं किस पे नहीं, तो कितना मिलेगा आपको -1। जब आपका x 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, तो आउटपुट 0। जब आपका x 1 से, तो बॉक्स कितना देगा 2। एक और ले लो, जब आपका x कितना आएगा। सो नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन कवर करेगा, डोमेन में एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। इसका डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू आर, लेकिन रेंज में कितना देगा, इंटीग्रल वैल्यूज ही देगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a, एंड y इक्वल्स टू a में y इक्वल्स टू a रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। a कौन है, कांस्टेंट है। ऐसे y इक्वल्स टू a कौन होती है, लाइन होती है ना, लाइन होती है, क्या होती है लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखिए तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। जब आपका x -3, यहां पे लिखिए आप -1, -2, -3, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स, ये x एक्सिस हो गई। इंटीजर्स को आप y एक्सिस पे भी लोकेट करें, यहां पे भी ले लो, -1, -2, -3, -4। जब आपका x 0 से लेकर 1 के बीच में है, जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, तो y कितना आता है, जब x 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो y कितना आता है 0, एंड y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द x एक्सिस, है ना। आप इसको पूरी लाइन सी है, सब कुछ लाइन है, x एक्सिस पे कंसाइड करा दीजिए इस तरह से, ये y इक्वल टू 0। लेकिन 1 पे इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि 1 का बॉक्स 0 नहीं होता, 1 का बॉक्स 1 के इक्वल ही होता है। जिस भी नंबर को ग्राफिकली यू हैव टू एक्सक्लूड, आपको एक्सक्लूड करना है, आप उसको ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करिए। ओपन सर्कल मतलब यानी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसने क्या शो कर रखा है 0, लेकिन 1 का बॉक्स 0 नहीं होता, इसलिए वहां पे सर्कल कर दो। तो फिर 1 का बॉक्स कितना होता है 1, तो यहां लोकेट कर दो, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द 1,1, दिस पॉइंट इज 1,1। नाउ व्हेन x लाइंग फ्रॉम 1 to 2, अब जब आपका x 1 से लेकर 2 के बीच में है और 2 पे इक्वालिटी नहीं है, है ना, तो 1 से लेकर के 2x एक्सिस, तो y कितना आएगा 1, y इक्वल टू 1, अगेन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। यहां पे ड्रॉ कर दो, दिस इज y इक्वल टू 1, लेकिन 2 पे इक्वालिटी नहीं है, सो 2 पे सर्कल लगा दें हम। तो 2 पे वैल्यू कहाँ है, 2 पे वैल्यू ऊपर, मतलब हाँ 2 पे, दिस कोऑर्डिनेट इज 2,2, व्हेन x इक्वल्स टू 2 y इज आल्सो 2, तो 2,2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबने स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत पॉइंट तो पढ़ाई है, 2,2 लोकेट करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जब x 2 से 3 के बीच में है, तो y कितना रहेगा 2, y इक्वल्स टू 2 इज अगेन अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, 3 पे सर्कल लगा दीजिए। जब x 3 से 4 के बीच में है, तो ये कितना हो गया ऐसे। जब x -1 से लेकर 0 के बीच में है, जब x -1 से 0 के बीच में है, तो y कितना देगा आपको बताइए -1। अरे यहाँ देखो ना, जब x -1 से 0 तो y कितना आएगा -1, y इक्वल टू -1, लेकिन 0 पे इक्वालिटी नहीं है, और -1 पे तो -1 ही आएगा। -1 का बॉक्स कितना है -1, जिस पे भी डाउट है आप अलग से क्रॉस चेक कर लें। अब जब x आपका -2 से -1 है, ये रहा,
-2 to -1 एक्सेप्ट x इक्वल टू -1, y विल बी -2, y इक्वल टू -2 कहां लेंगे, ये रहा, यहां से लेकर के यहां तक इसको ड्रॉ करिए ऐसे, लेकिन कौन नहीं आएगा, -1, ठीक है। फिर जब -3 से -2 है तो -3, अब कहां सर्कल कर दूं, यहां पे, क्योंकि -2 का बॉक्स -3 के इक्वल नहीं होता। इस तरह से ये y इक्वल टू किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसका डेफिनेशन होता है लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर या तो x के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, है ना। जैसे मान लो x का वैल्यू 2 है, यदि x का वैल्यू 2 है तो ये 2 के इक्वल हो गया, और जब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2.5 तो उससे छोटा हो गया। बड़ा कभी भी नहीं आएगा। बड़ा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में मूव ही नहीं कर रहे। बड़ा कहाँ आता है नंबर, व्हेन वी मूव राइट साइड ऑफ दिस नंबर, हम तो कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यदि x आपका इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंटीजर प्रोड्यूस करने की मशीन है। लेकिन x अगर आपका नॉन इंटीजर है तो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें कहाँ मूव करना है, ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के बाद सबसे बड़ा इंटीजर पिक कर लो। मूव लेफ्ट हैंड साइड एंड पिक ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो एग्जैक्टली ये वैसे ही काम करता है जैसे मॉडुलस काम करता है। मॉडुलस नंबर को चेंज नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है, और ये भी नंबर को क्या करता है, इसका साइन से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ इंटीजर बनाता है। इंटीजर डाल रखा है तो एज इट इज बाहर फेंक देगा, नॉन इंटीजर डाला तो इंटीजर बाहर निकाल के बना करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। उसके बाद ये ग्राफ समझ में आ गया। अब इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे टूट जाता है ये। इसका नेचर देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा, इसका डोमेन। पहला पोर्शन हमने क्या देखा, इसका नेचर स्टडी करते हैं। चलिए, है ना, इस ग्राफ को स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखा इसका डोमेन, है ना। डोमेन कितना आता है इसका, x बिलोंग्स टू r। डोमेन x का वैल्यू होता है विच इज बिलोंग्स टू r। पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन कवर करता है। उसके बाद फिर हमने देखा रेंज। रेंज किसकी वैल्यू होती है, y की। अब y की वैल्यू तो हम यही देखेंगे ना, यहां देखते हैं ना। तो हम क्या देखते हैं कि देखो यहां देखते हैं, हम येलो से बनाया मैंने ग्राफ को, येलो से बनाया ताकि आप लोग डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाए। 0 से लेकर 1 के बीच में ये कोई येलो है ही नहीं। फिर 1 से 2 के बीच में कोई येलो नहीं है, 2 से 3 के बीच में भी कोई नहीं है। इसका मतलब नॉन इंटीजर वैल्यूज इसकी आउटपुट में नहीं आती। सिर्फ क्या देता है ये रेंज में, इंटीजर्स। ठीक है। थर्ड, अब थर्ड में बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे। देखो ये ग्राफ ना टूट जाता है, ये ग्राफ जगह जगह टूट जाता है। एंड जो ग्राफ बीच बीच में टूट जाता है, जहां पे इस तरह के ओपन सर्कल आप यूज करते हैं ग्राफ में, तो उन ग्राफ्स को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जब आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट ये पढ़ते हैं एलसीडी, तो उसमें जो है ये 3 तरह के फंक्शन सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम। और ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉग, ये सब तो खैर डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ही, नेचुरल है ये तो, लेकिन साथ में ये भी परेशान करता है। इनका नेचर क्या होता है, आपने देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आपका ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, cos x का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं पढ़ रखा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। cos इनवर्स का भी होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। सबका होता है, लेकिन इसका नहीं होता। यानी जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते ना, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होते। इसका नेचर स्टडी करें, ये बार बार टूट जाता है। सो ये कैसा फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये डिसकंटिन्यूअस कहां होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर पे टूट जाता है। देखो 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 भी ओपन 1 भी ओपन, 0 से लेकर 1 एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1 बोथ, कोई इंटीजर आता है क्या? 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? नहीं। तो ये लाइन कहीं टूटती भी नहीं है, नहीं टूटती। फिर 1 से लेकर 2, अब 0 से लेकर के जब आप 2 लेते हो तो बीच में एक इंटीजर आता है 1 पे टूट गया। देखो कोई ग्राफ ही नहीं है। 1 से लेकर 2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2 बोथ, फिर ये लाइन पूरी जुड़ी हुई है। फिर कहां टूट गया, ये गोला कहां मिला, 2 पे, 2 इंटीजर है। फिर 2 से लेकर 3 के बीच में फिर 3 पे टूट गया, 3 इंटीजर है। 3 से लेकर 4 फिर टूटेगा, उधर भी टूट जाएगा। -1 से लेकर 0 0 पे ओपन होल बना रखा है मैंने। द नंबर विच यू हैव टू इंक्लूडेड इन योर ग्राफ, है ना, फिल बाय द डार्क सर्कल।
और जिसको एक्सक्लूड करना होता है उसको ओपन सर्कल से हम भर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कहां पे टूट जाता है? इंटीजर्स पे टूट जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है हैंस नॉन डिफरेंशिएबल ऑल्सो। ओ ये क्या पढ़ा रहे हैं आप मैडम? आप भूल गए, आप फंक्शन में थे, आप एलसीडी में चले गए, है ना? थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी आप फेमिलियर होते जाइए। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी के कारण नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। बात समझ में आ गई, है ना? मतलब कुल मिलाकर के हम अगर पूरी बात करें तो इंटीजर्स पे इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, है ना? लिमिट, अब लिमिट क्या होती है अभी नहीं जानेंगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी एंड ई, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इंटीजर पे, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और इसीलिए फर्दर ये क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल। ये पहला पॉइंट। सेकंड देखो, आप देखो, इसको स्टडी करो। यहां देखो, आपका एक्स बढ़ रहा है। जब आप नीचे की ओर आ रहे हो ना, इस तरह से टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका एक्स बढ़ता है। एक्स पहले -3 से -2 था, फिर -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एक्स आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, एक्स इंक्रीज हो रहा है। और जब आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमने देखा वाई भी इंक्रीज हो रहा है, और जब x इंक्रीज होता है y इंक्रीज होता है, या फिर मैं ऊपर जाऊं तो x घटेगा और ऊपर जाने पर y भी घटेगा। वाइस वर्सा, व्हेन x और y फेवरेबल टू ईच अदर, एक दूसरे के फेवर में प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सच फंक्शन आर कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। इंक्रीजिंग फंक्शन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप इनइक्वालिटी के केस में फंक्शन को लेते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और रिमूव करते हैं, तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंजेस साइन, अपना साइन चेंज करती है। हम लोग ये सब क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम ये इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकें। इंक्रीजिंग फंक्शन, अब सुनो, एक तो फंक्शन होता है जो मस्त इंक्रीज होता है, बीच बीच में कांस्टेंट नहीं होता, और है ना, जैसे log x का ग्राफ बनाओ अपनी कॉपी में। चलो ln x का ग्राफ बनाओ, 2 ग्राफ सिखाया था आपको, जल्दी से ड्रॉ करना, पीछे बना लो, ln x बनाओ। हाँ, ये ln x का ग्राफ, ये कहीं कांस्टेंट होता है क्या? ये इसका कहीं कांस्टेंट होता है क्या? ln x सीधा जाता है ना यूं, -∞ से +∞, या डिक्रीजिंग ऐसे जाता है ना, कहीं पे कांस्टेंट नहीं होता ये। तो जो फंक्शन मस्त हमेशा हर इंस्टेंट पे इंक्रीज होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? और जो बीच बीच में बढ़ते तो हैं लेकिन कांस्टेंट भी हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी शॉर्ट में MI। और ये जो इस तरह के फंक्शन होते हैं ना, इस तरह के जो या तो हमेशा बढ़ते ही हैं, इनको बोलते हैं SI मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ln x जब बेस 1 से बढ़ाओ, एक्सपोनेंशियल जब बेस 1 से बढ़ाओ, ये सब SI फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों केस में x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x घटता है तो y भी घटता है, लेकिन जो बीच बीच में कांस्टेंट हो जाते हैं उनको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सुनो, इसकी जो शेप है ना, इसकी शेप वो स्टेप्स की तरह है, स्टेप्स की तरह, सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों की तरह, और ये ऊपर की तरह जा रहा है ना, इसलिए इसका एक और नाम होता है क्या? स्टेप अप फंक्शन। ठीक है, डी। अब सुनो, क्या कोई भी y का वैल्यू रिपीट करता है क्या? आपको साइन x का ग्राफ याद है, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0। 2 पाई पे भी 0, पाई का हर इंटीजर मल्टीपल साइन 0 देगा। पाई बाई 2 पे कितना देता है? 1। 5 पाई बाई 2 पे 1, उसके बाद 9 पाई बाई 2 पे भी 1 देगा। यानी 2 पाई के ड्यूरेशन में साइन x अपनी वैल्यू उसी ऑर्डर में रिपीट करता है, और जो फंक्शन अपनी वैल्यू सेम ऑर्डर में रिपीट करते हैं, सच फंक्शंस आर कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो है, ये भाई साहब अपनी कोई वैल्यू रिपीट नहीं करते, और ये कैसा फंक्शन है? नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना, है ना? ये अपनी कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा। एक बार आपको 0 से लेकर 1 के बीच में 0 मिल गया ना,
0 से लेकर 1 के बीच में 0 मिल गया। अब क्या आगे जाकर के आपको कोई गुंजाइश है 0 मिलने की? वैल्यू रिपीट ही नहीं करेगा। जैसे साइन एक्स रिपीट करता है ना, ऐसा एक साइकिल लेने के बाद फिर से ऐसा एक साइकिल लेगा, फिर लेगा। कॉस भी करता है, टेन भी करता है, ये नहीं करते। सारे के सारे 6 फंक्शन कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के? पीरियोडिक। ये नहीं होते, है ना? समझ में आ गया? कैसा फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। जब आप यहाँ पे ये वैल्यू डालते हैं x की, तो ये x के फॉर्म में y कभी भी नहीं देता। कैसा आ रहा है? कहीं x नजर आ रहा है आपको? नहीं। जब x आपका -3 से लेकर -2 के बीच में कोई भी नंबर आप x का वेरी करेंगे, x तो वेरी होता है लेकिन y वेरी नहीं होता। y हमेशा किस पे टिका रहेगा? -3 पे। ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसीलिए इनका डिफरेंशिएशन 0 है। क्यों भाई? कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो -3 से -2 के बीच में x पे डिपेंड नहीं करता। दिस फंक्शन y इक्वल्स टू -3 और -3 यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। इसलिए कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। अब सुनिए, ई के बाद क्या आता है? f। अब सुनो, 0.1 का बॉक्स कितना होता है? यहां देखो, यहां पे ऐसे बनाओ, यहां पे ऐसे बनाओ। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ऊपर में डाल दिया फंक्शन। ये 0.1, 0.2, 0.33, 0.7, 0.98 और भी 2-4 नंबर ले लो और यहां मैंने डाल दिया 0। 0.1 का बॉक्स 0, 0.2 का, 0.33 का, 0.7 का, 0.98 का, सबका 0, सब 0 पे चिपक जाएंगे। x ये फंक्शन है ना? हाँ देखो, नाम पे लिखा हुआ है, ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ। हाँ, तुमको शुरू में बताया था इधर की हर वैल्यू कनेक्ट होनी चाहिए इधर की यूनिक वैल्यू से, है ना? इधर में जो है, इधर में v बन सकता है, उधर में v नहीं बनना चाहिए। तो हर एक जो नंबर होता है ना, सब 0 पे चिपक गए। जब बहुत सारे x पे, बहुत डिफरेंट x पे आपको एक ही आउटपुट मिलता है तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। आप बस नोट करते जाओ, इनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इनका नेचर हो गया, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है पूरी नंबर लाइन को अटेंड करेगा, लेकिन जो बॉक्स इसका जो रेंज है वो हमेशा इंटीजर देगा। अब सुनो, मेरी बात सुनो, अब आप सुनिए। जैसे हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, ऐसे मैंने जनरलाइज कर दिया, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, ऐसे लिखा मैंने। और अब आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये जो है ना, ऐसा हो गया y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ fx। जनरलाइज कर दिया मैंने। यहां पे तो मैंने क्या लिया था? x ही लिया था। जैसे आप मॉड ऑफ x लेते हैं तो जरूरी है कि आप x का ही मॉड पढ़ते हैं, आप क्वाड्रेटिक का भी मॉड पढ़ते हैं, आप साइन x का भी मॉड पढ़ते हैं, लॉग का भी मॉड पढ़ते हैं, इनवर्स का भी पढ़ते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे जनरलाइज कर दिया इस फंक्शन को fx। अब ये फंक्शन कहां कहां टूटेगा? ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? ये डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर f of x belongs to integer। x की उस सारी वैल्यूज पे जहां fx इंटीजर को बिलोंग करेगा। अरे देखो, जब आपने x लिया तो x इंटीजर कौन होता है? 0 +-1 +-2। अब x की जगह आपने ले लिया sin x, तो sin x इंटीजर, इसके रेंज में 3 ही इंटीजर होते हैं भाई। इस केस में fx कितना हो गया? sin x। sin x की इंटीजर वैल्यूज क्या होती है? -1, 0 और 1। तो जहां जहां sin x -1, 0 और 1 देगा, वहां वहां इस फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा। और जहां टूट जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डोमेन कितना होता है? sin x का r होता है। रेंज कितना होता है? चलो मैं आपसे पूछती हूँ। तो sin x जो होता है ना, इसका रेंज बिलोंग करता है -1 से लेकर के 1, और -1 से लेकर 0 का बॉक्स लिया तो -1, 0 से लेकर 1 का बॉक्स लिया तो कितना आता है? 0, और 1 का बॉक्स लिया तो 1 क्लोज में है ना, 1। इसलिए y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ साइन x, इसका जो रेंज आएगा वो सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे। एंड 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर रिटन इन दिस कर्ली ब्रैकेट, -1 है ना, 0 एंड 1 सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना? देखो ये जो है ना, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इंटीजर डिस्क्रीट नंबर से पूरा इंटरवल नहीं आएगा। जैसे ये पूरा इंटरवल आता है ना -∞ से +∞, वैसे ये पूरा इंटरवल नहीं आएगा, ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं। तो रोस्टर फॉर्म से आप कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा करके लिख डालें, ठीक है? तो बॉक्स ऑफ x का जो है कभी भी आंसर रेंज में नहीं आता इक्वेशन के केस में।
इंटीजर ही शो करेगा। इंटीजर डिस्क्रीट नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वैसे तो इनको ना ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। इस ग्राफ में कुछ और पूछना है, जहां जहां मैंने ओपन डाल दिया वहां पे वैल्यूज नहीं है। सुनो, जैसे 1 है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन है, फिर बोलेंगे आपकी मैडम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ है, तो यहाँ डार्क कर रखा है मैंने। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 पे नहीं है, तो कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि 2,2 होल्ड करता है, 2,1 होल्ड नहीं करता। ये नंबर, ये पॉइंट क्या शो करेगा, 2,1। तो जब x का वैल्यू 2 है तो y 1 आता है क्या, इसमें नहीं आता ना, इसलिए गोला डाल रखा है। यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 का बॉक्स कितना होता है, 0, तो -1 पे ओपन कर दो। -1 का बॉक्स कितना होता है, -1, तो -2 पे ओपन कर दिया मैंने। ऐसे ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी आपने फंक्शन ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये कंटिन्यूस है, यहां से हटा करके आपने गोला लगा दिया तो यहाँ वैल्यू नहीं है, इट बिकम्स डिसकंटिन्यूस। तो देखें, फिर से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। डोमेन रेंज हो गया। अब सुनो, बॉक्स ऑफ एक्स जो है इसको नंबर डाल देती हूं मैं 1। ये इक्वल होता है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। सुनो, यदि x आपका इंटीजर है तो उसका पॉजिटिव भी इंटीजर कहलाएगा, उसका नेगेटिव भी इंटीजर कहलाएगा। भाई x अगर आपका इंटीजर है, जैसे आपका 2 इंटीजर है तो +2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है, तो बॉक्स ऑफ x भी x के इक्वल हो जाएगा, बॉक्स ऑफ -x भी किसके इक्वल हो जाएगा, -x के, है ना। सेकंड, बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू -1 माइनस बॉक्स ऑफ x। कब, जब x इंटीजर नहीं है। बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू -1 माइनस बॉक्स ऑफ x जब x इंटीजर नहीं है। देखिए आप समझिए, जैसे मुझे -3.5 का बॉक्स निकालना है तो इसको मैं इस फॉर्मूले से ऐसे भी लिख सकती हूँ, -1 माइनस 3.5। अच्छा, -3.5 का बॉक्स कितना हो जाएगा, -4, हाँ ना, और इसका कितना हो जाएगा 3, तो -1 माइनस 3 कितना हो गया, -4। तो ये फॉर्मूला। थर्ड नंबर, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू, देखें यदि आपका x इंटीजर है तो ये एज इट इज बाहर आएगा, -x भी कितना आ जाएगा, एज इट इज बाहर, तो कितना हो गया 0। लेकिन अगर आपका x इंटीजर नहीं है तो बॉक्स ऑफ x तो एज इट इज, एंड बॉक्स ऑफ -x को इस फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे, -1 माइनस बॉक्स ऑफ x, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना, ये तो कट गया, -1। फोर्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस i। i कौन है, इंटीजर, इंटीजर को बाहर फेंक देता है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस i। जैसे अगर आपने ऐसे लिखा, सुनिए, x प्लस 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, 2 इंटीजर है उसको बाहर निकालो। जैसे आप ऐसे समझिए 3.5, तो इसको ब्रेक कर लो, 3 प्लस 0.5, 3 इंटीजर है या 0.5 इंटीजर है, तो 3 को बाहर निकाल लें और 0.5 पे बॉक्स एज इट इज, तो 0.5 का बॉक्स, सो 3.5 का बॉक्स कितना होता है, 3 के इक्वल। लेकिन ये कंसेप्ट कब यूजफुल होगा, मतलब ये लगेगा कब, एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये काम इसमें नहीं करना है। देखिए, ये स्पेशली ध्यान रखना कि अगर आपके पास 2x लिखा है और 2 इंटीजर है तो ये 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x के इक्वल नहीं होगा, है ना। यदि आपके पास ऐसा लिखा है x/2 और 2 इंटीजर है डिवाइडेड, है ना, डिवीजन में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेगा आप, ठीक है। तो देखिए, ix इज नॉट इक्वल टू i टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x। सिमिलरली x अपॉन i या i अपॉन x इज नॉट इक्वल टू बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई i। क्लियर है, चलिए यहां तक नोट करना। नेक्स्ट लिखिए आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FPF। अब समझिए ये क्या मुसीबत है। किसी भी नंबर को, कोई सा भी नंबर ले लो आप, ठीक है,
आपने ले लिया कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, 6.2, 8, किसी भी नंबर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वन इज इंटीजर और सेकंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट। 6.28 कैन बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, एक इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, है ना, किसी भी नंबर को। अब अगर ये नंबर इंटीजर हो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। सपोज जैसे 6 ही है, 0.28 है ही नहीं, तो 6 कैसा नंबर है, मस्त इंटीजर, प्योर इंटीजर, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो इस नंबर को तो हम डिनोट करते हैं x से, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्यों भाई, 6.28 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 6, और ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कर्ली ब्रैकेट ऑफ x से डिनोट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी बॉक्स ऑफ x को रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज ब्रैकेट से, और इसको इस कर्ली ब्रैकेट से। तो किसी भी नंबर x को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो x को हम लोग लिखते हैं i प्लस f, i उसका इंटीजर पार्ट, f उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये बराबर होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सुनो, ये एक फंक्शन है, इसको y लेट कर लिया मैंने, या f ऑफ x लेट कर लो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये पहला फंक्शन है f1x, ये दूसरा फंक्शन है f2x, एंड द टू फंक्शंस आर कनेक्टेड बाय द नेगेटिव साइन। तो हम इसका डोमेन ले लें, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन r, और इसका डोमेन, अरे बॉक्स ऑफ x का डोमेन r, i तो इसका रेंज होता है ना। तो r का r के साथ इंटरसेक्शन, डोमेन कैसे निकालते हैं, सेपरेटली सबका डोमेन निकाल करके क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो r का r के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, तो इसका जो डोमेन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r। अब रेंज देखते हैं हम। सो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब देखिए, जब आपका x -3 से -2 के बीच में था, -3 से -2, तो ये कितना हो गया था, -3। सो y कितना हो गया, x प्लस 3। जब x आपका -2 से -1 है तो बॉक्स कितना हो गया, -2, तो ये हो गया x प्लस 2। जब x आपका -1 से लेकर के 0 है तो कितना हो गया, x प्लस 1। जब x आपका 0 से लेकर के 1 है, ध्यान रखें, तो y कितना हो गया, y के बारे में बात कर रहे हैं, x माइनस 0। जब x आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में मूव करता है तो x माइनस 1, x 2 से 3, और एक और ले लो 3 to 4। तो ध्यान से देखो, x में 1 डिग्री, y में 1 डिग्री, लीनियर फंक्शन कहलाता है। इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4, इधर भी ले लो आप। लाइन है, वो लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए होते। अब जब x आपका -3 है, पुट करिए, -3 प्लस 3, -3 पे 0, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। 0 पे कितना आगे, ये वाला इंटरवल ले लेते हैं, 0 डालिए, कौन है, ये वाला केस है, 0 डालिए, 0। अरे y इक्वल टू x है, वो y इक्वल टू x पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंक्लाइन 45 डिग्री विद द x एक्सिस। 1 पे कितना देगा, 1, यहां ले लिया मैंने 1, तो 1 पे 1 देगा, सीधे सीधे मिला दो। अच्छा, सब लाइंस का जो स्लोप है ना, ये जितनी भी लाइंस मैंने लिखी है वो कैसे, किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। और अगर आप सब जगह कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब m कितना होता है, tan थीटा। तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। सारी की सारी लाइन 45 डिग्री से इंक्लाइन रहेंगी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है। अब 1 जो है ना, 1 पे नहीं है, 1 आप डालेंगे तो कितना देगा, 1, लेकिन 1 है ही नहीं, 1 पे इक्वालिटी है ही नहीं, तो क्या कर दूं मैं, ओपन। अच्छा, 1 कहाँ है, यहां पे है, तो 1 पे जब आप डालेंगे तो 1 माइनस 1, तो 1 पे 1, ये 1,1 नहीं लेगा, 1 पे वैल्यू कितनी है, 0, तो 1,0 कहाँ आएगा, 1,0 ऑन द एक्स एक्सिस। यहां पे डार्क कर दो, वहां से ओपन करके यहां डार्क कर दिया, इसका मतलब यहां इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे बैठी हुई है। अब 2 पुट करें, 2 कहाँ है, घेरा, तो 2 डालेंगे, 2 माइनस 1 1, तो 2 पे 1, इसको फिर मिला दीजिए आप, फिर ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लेकिन 2 पे इक्वालिटी ही नहीं थी, 2 पे इक्वालिटी नहीं, यहाँ है, 2
2 डालेंगे तो वापस 0। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इंटीजर्स पे वैल्यूज हमेशा क्या आएगी, 0, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है, होता नहीं है मतलब 0 होता है। फिर ऐसे मिला दें, फिर इस पे सर्कल कर दें, फिर मिला दें ऐसे, फिर सर्कल कर दें, ऐसे ही उधर बनेगा। ये 0 पे 1 नहीं होता, यहां बना दें, यहां बना दें, है ना। तो देखो ये पूरा कितना है, ये 1 है, ये 1 है। तो मैंने क्या लिखा, डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू R, और रेंज कितना आता है 0 से लेकर के 1, और 1 भी ओपन में। बताओ जरा कौन सा x है जिसपे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू 1 दे रहा है। यदि किसी का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 हो गया तो वो फ्रैक्शनल कहलाएगा क्या, वो तो इंटीजर पार्ट हो गया। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 6 + 0.28 लिखेंगे, या इसको 5 + 1.28 लिखेंगे। 1.28 फ्रैक्शनल वैल्यू थोड़ा है, 1 से बड़ा नंबर है। 0.28 फ्रैक्शनल मतलब जो 0 से 1 के बीच में लाई करें। और सुनो y = 0, ये पहला नंबर, ये सेकंड, थर्ड नंबर। y मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 0 कहां बनता है, 0 कहां बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है, देखो x माइनस बॉक्स ऑफ x = 0, और बॉक्स ऑफ x डायरेक्टली x के इक्वल कब हो जाता है, जब x इंटीजर हो। तो जितने भी इंटीजर नंबर होंगे उनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। इसका जो आउटपुट है उसमें 1 कभी भी नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है बिलो द x एक्सिस लाई नहीं करता, इसलिए y कभी नेगेटिव भी नहीं आएगा, है ना। अब इसका नेचर देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका नेचर स्टडी करते हैं। तो अब ध्यान से देखो कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां टूट जाता है, इंटीजर्स पे, देखो इंटीजर्स पे टूट जाता है ये गोला। ये जो गैप है ना, ये गैप कहां है, 1 पे। फिर ये नेक्स्ट गैप कहां बनता है, फिर यहां से यहां तक तो पूरा कंटिन्यूअस है ना, फिर गैप कहां बनता है, तो ये फिर नेचर क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस discontinuous and non-differentiable for all x belongs to integer। अच्छा और क्या नजर आया मुझे, पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है, अपना वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है। ये आप देखो जैसा 0 से 1 के बीच में ग्राफ है वैसा ही 1 से लेकर 2 के लिए सेम वही ग्राफ, 2 से 3 के बीच में फिर भी वही ग्राफ रिपीट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड, यानी फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पीरियड, पीरियड का सबसे छोटा पोर्शन यानी सबसे छोटा वैल्यू। सो लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पीरियड वो कितना है, 1 यूनिट। ये देखो 0 से लेकर के 1, ये इसका फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा, 1 यूनिट। फिर वही 1 यूनिट के बाद साइकिल रिपीट कर रहा है, फिर वही 1 यूनिट के बाद साइकिल रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ गई, जैसे इसको यहां समझिए 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2। तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी भैया 0.2 ही है ना। 3.2 का भी इतना ही आ जाएगा, आप 9.2 का लें तो भी उतना ही आ जाएगा, बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा है। आप माइनस 1.2 का लेंगे तो भी उतना ही आ जाएगा, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक। अच्छा एक ही वैल्यू पे बार बार देता है तो मैनी वन है, कैसा फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब x और y में 1 डिग्री, y = mx + c के फॉर्म में लिखा जाता है इसको, लीनियर फंक्शन है। क्लियर है, अब जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो तो इतना स्टडी करेंगे नहीं क्योंकि आपको यहां समझ में आएगा नहीं, तो सिर्फ लीनियर फंक्शन है ये, इतना जान लेंगे। पूरा नंबर लाइन कवर करेगा, टूटता कहाँ है, ये इंटीजर पे टूटता है, जो जैसा नेचर बॉक्स का होता है वैसा इसका नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये देखिए जैसे सपोज आपको ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, 3, 4, इसको 5 नाम दे दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x भी कितना हो जाएगा, 0, जब x इंटीजर के इक्वल है। 6 नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ये बराबर होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कब, जब x इंटीजर नहीं है। ये समझिए, जैसे मुझे है ना, सुनो मुझे -1.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो बच्चा कहता है 0.2 या -0.2, दोनों ही नहीं है। -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए मुझे,
तो इसको, ये कैसा नंबर है, नॉन इंटीजर, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कितना, 0.8। वहां पे नहीं हटा दो, प्लस ले लो, प्लस ले लो, ठीक है। अब जैसे मुझे मान लो माइनस 3.5 का लेना है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 3.5। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका निकालना है तो डायरेक्टली पता चलता है 0.5 होता है, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो गया, 0.5 ही हो गया। और अगर उससे निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू इतना पुट कर दीजिए, माइनस 3.5, फिर माइनस 3.5 माइनस कितना हो गया, माइनस 3.5 का बॉक्स कितना, -4, माइनस और माइनस +4, और 4 माइनस 3.5 कितना हो गया, 0.5, ठीक है। जैसे मुझे माइनस 2.4 का निकालना है तो डालिए इस फॉर्मूले में माइनस 2.4 और माइनस इसका बॉक्स -3, तो +3 कितना आएगा, 0.6। सो ये रिलेशन ध्यान रखिए आप कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जब x इंटीजर नहीं है तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है, और इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x विल बी 0। कब, जब x आपका इंटीजर हो। इंटीजर का पॉजिटिव भी इंटीजर है, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। जब x आपका इंटीजर नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो कैंसिल आउट होकर के कितना हो गया, 1। बॉक्स में यही रिलेशन किसके इक्वल आया था, -1, 8। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस i इज इक्वल टू सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है, ये बाहर निकल के नहीं आता। जैसे कि आप 3.5 है तो 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्टली कितना हो गया, 0.5। इसको आप ऐसे लिखिए 3 प्लस 0.5, तो 3 कैसा नंबर है, इंटीजर, इसको लैप्स कर दो, और 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही होता है। भाई सुनो, जब x आपका खुद ही फ्रैक्शनल है, जब x आपका 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, जब x आपका 0 से 1 है तो उसका आउटपुट उसी के इक्वल हो जाएगा। यदि x फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, x के। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, x को। यदि x आपका 1 से लेकर 2 के बीच में तो y कितना आएगा, x माइनस 1। इसके लिए y कितना आएगा, x माइनस 2, ये x माइनस 3। जब x माइनस 1 से लेकर 0 के बीच में तो y इक्वल टू x प्लस 1। इसके लिए y कितना आएगा, x प्लस 2। इसके लिए y कितना आएगा, x प्लस 3। सो लीनियर फंक्शन है ये, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। सो GIF हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। फ्रैक्शनल डायरेक्टली x माइनस बॉक्स ऑफ x के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन बनाए हम, या एक और फंक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, हाँ, इसको भी क्यों छोड़ना, ये थोड़ा अलग है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पढ़ लो। सिग्नम फंक्शन, सो y इक्वल्स टू बात नहीं SGN ऑफ x, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखें। एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका डोमेन तो होता है R, लेकिन इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, 1, -1 और 0, ठीक है। सुनो, बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉड ऑफ x या फिर मॉड ऑफ x अपॉन x। इसकी डेफिनेशन इससे दी जाती है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। दिस इज x अपॉन मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x अपॉन x, चूंकि डिनोमिनेटर में बैठा x तो आप x को 0 नहीं लेंगे। क्लियर है। अब सुनिए, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नंबर नीचे लिखा हुआ, या तो x, ये मॉड x प्लस में खुलेगा, है ना, तो ये x अपॉन x कितना बनेगा, 1, या फिर माइनस में खुलेगा तो x अपॉन माइनस x -1। तो सुनो, जब x नेगेटिव है तो ये आपको देगा -1। जब x ग्रेटर देन 0 है
तो ये देगा +1, और जब x इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू आता है 0। ये x इक्वल टू 0 यहां से डिफाइन नहीं होता, तो y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x जो होता है ना, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू R। पूरी नंबर लाइन लेगा ही, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, और रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट होते हैं, -1, 0 और 1, है ना। तो सिग्नम ऑफ x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये x और ये y। जब x आपका पॉजिटिव है तो, जब x पॉजिटिव है तो कितना देगा +1, और जब x नेगेटिव है तो -1, ठीक है। अब जब x 0 है तो कितना देगा 0, लेकिन ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहां पे जा रहा है, तो 0 यहां 1 ओपन कर दो और यहां पे ओपन कर दो, तो 0 पे वैल्यू यहां पे नहीं है, 0 पे वैल्यू इधर भी नहीं है, 0 पे वैल्यू कहां है, डार्क सर्कल यहां कर रखा है। तो जब x 0 है तो 0 देगा एग्जैक्टली, जब x 1 है तो आपको कितना देगा, जब x आपका पॉजिटिव है तो पूरा 1 देगा y, और जब x नेगेटिव है तो कितना देगा -1। अच्छा, कैसा फंक्शन हो गया ये, इंक्रीजिंग फंक्शन। x जब आपका बढ़ रहा है तो y भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। कैसा फंक्शन हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि बीच में कांस्टेंट भी हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के देखो, यदि मैं इसको जनरलाइज कर देती हूँ तो इन जनरल x की जगह आप कोई और फंक्शन ले लें, सिग्नम ऑफ fx, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जब आपका fx नेगेटिव है, थोड़ा भी नेगेटिव हो गया, हल्का सा भी नेगेटिव, ये लपक के आपको एग्जैक्ट कितना देगा -1। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, दिस आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, कांस्टेंट है, जैसा भी थोड़ा भी नेगेटिव हुआ आपको -1 दे देगा। जैसे सिग्नम ऑफ -2 कितना आएगा, -1, सिग्नम ऑफ -0.1 कितना हो गया, -1, सिग्नम ऑफ 0.2 कितना दे देगा, 1, है ना। जैसे ही fx आपका थोड़ा भी नेगेटिव हो गया -1, जब fx आपका एग्जैक्ट 0 के इक्वल है, अब fx कुछ भी हो सकता है, वेदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ITF हो सकता है, लॉग हो सकता है, मॉड हो सकता है, तो जब fx आपका एग्जैक्ट 0 है तो ये आपको एग्जैक्ट 0 देगा, और fx अगर आपका थोड़ा भी पॉजिटिव हो गया तो ये आपको कितना देगा, +1, है ना। जैसे ये एग्जांपल समझिए आप, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x² - 3x + 2, पॉलिनोमियल ले लिया मैंने क्वाड्रेटिक, इसका बहुत अच्छा फैक्टर बनता है x - 1 x - 2। वेवी कर्व मेथड इस एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड करती है, पॉलिनोमियल का साइन डिसाइड वेवी कर्व मेथड रैशनल इनइक्वालिटी से। तो सुनो, जब आपका x 1 से लेकर 2 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नेगेटिव, तो आपको कितना देगा, -1। जब x का वैल्यू 1 से कम और 2 से बड़ा है तो ये आपको कितना देगा, +1, और जब x 1 और 2 के इक्वल है तो कितना देगा, 0। अब जब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ पे 1, ये -1 और ये 0। जब आपका x 1 से 2 के बीच में, ये रहा 1 से 2 के बीच में, कितना देगा, -1, सर्कल लगा दो, 1 पे 0, 2 पे 0। अब जब x का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कहाँ जाएंगे, इस तरफ, तो ये आपको 1 देगा, सर्कल, और जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो आपको 1 देगा, ये ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज बताऊं, y इक्वल्स टू ln सिग्नम ऑफ ln, इसका x² + x + 1, इसका रेंज, डोमेन तो कितना होता है, x बिलोंग्स टू R, रेंज बोलिए। अच्छा, दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन d < 0 a > 0, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव होता है तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट 1, तो इसका ग्राफ कितना आएगा, ये थ्रू आउट नंबर लाइन के लिए हमेशा कैसे बैठा रहेगा, 1 पे। तो अगर आप सिग्नम ऑफ x² + x + 1 लिखो, या फिर आप सिंपली इसको डायरेक्टली 1 लिखो, दोनों इक्वली हैं। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, सुनो, जब उनका डोमेन सेम हो, रेंज सेम हो, और उनका ग्राफ भी सेम हो। बच्चों को बस इतना ही पता होता है कि डोमेन सेम हो, रेंज सेम हो। जैसे समझिए आप, एक फंक्शन fx मैंने ले लिया sin x, और दूसरा फंक्शन मैंने gx ले लिया cos x, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं क्या? देखो, हमने अभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि 6 डिफरेंट बेसिक फंक्शन पढ़ते हैं, साइन एक्स अलग फंक्शन होता है, कॉस एक्स अलग फंक्शन होता है, तो ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसका डोमेन कितना होता है, साइन एक्स का r, कॉस का कितना होता है r, उसका रेंज कितना होता है -1 से 1, इसका रेंज, लेकिन फिर भी ये इक्वल नहीं होते क्योंकि ग्राफ अलग होता है। जब आप x को 0 डालेंगे तो साइन 0 आपको कितना देगा, y 0, और cos 0 कितना देगा, y 1, तो ग्राफ कैसे सेम होगा, इसलिए ये इक्वल फंक्शन नहीं है। तो fx इज नॉट इक्वल टू gx। तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है कि डोमेन सेम, रेंज सेम,
तीसरी कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि ग्राफ भी सेम होना चाहिए। अब बात आती है कि हर फंक्शन का हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक एनी 2 or 3 आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज। हमने जैसे 0 ले लिया, पाई ले लिया, है ना, 3π/2 ले लिया, साइन एक्स की 2-3-4 वैल्यू लेकर के एक्स की साइन एक्स निकाल लिया और कॉस के लिए निकाल लिया। अब सेम नहीं आ रहा, एक्स तो सेम है दोनों फंक्शन में, लेकिन वाई सेम नहीं है, तो ग्राफ सेम आएगा क्या? नहीं। तो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, सबका ग्राफ जानने की जरूरत नहीं है ना। चलो